नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता टेकचंद शर्मा जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। टेकचंद जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। जी दर्शकों, आप सभी का ये सपना होता है और हम सबका भी ये सपना होता है कि एक हमारा अपना खुद का घर हो, हमारी खुद की अपनी एक ये ज़मीन हो। पर कहीं ना कहीं वो सपना एक बुरे सपने में तब तब्दील हो जाता है जब ये हमारा सपना फंस जाता है कोर्ट कचहरी के पेचीदे, लचीले और दावपेश में। तो आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से भू राजस्व संबंधी कानून जो है, मतलब कि लैंड रेवेन्यू जो एक्ट है, वो किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा के रख सकते हैं। तो टेकचंद जी, आज हम जानने वाले हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के बारे में आपसे। और जैसा कि सब लोगों का एक सपना होता है कि उनका एक अपना घर हो, कई लोग बहुत अपनी जमा पूंजी को सेव करते हैं, उसके बाद ज़मीन लेते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं, और फिर जब डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जब एक लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल एगनी भी होती है, इकोनॉमिक लॉस भी होता है। तो जब भू राजस्व की जब हम बात करते हैं, लैंड रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं, तो ये कब से हमारे, अगर हम बात करें हिमाचल की बात करें या इंडिया की बात करें, कब से ये लॉज प्रेवलेंट हैं और क्या इनकी पृष्ठभूमि रही है? देखिए, जो कानून है वो सभ्यता का साथ साथ आगे चलते हुए बनते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1954 में बना। उससे पहले पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल था, क्योंकि हमारा काफ़ी हिस्सा जो है वो पंजाब में मर्ज था जी। तो इस तरह से जैसे भी कानून की जब ज़रूरत पड़ती है, किस तरह की नई कौन सी कोई दिक्कतें आ रही हैं या रिफॉर्मेशन करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिससे ऐसा लगता है कि इससे जो है हमारे समाज में कुरीतियाँ आएंगी जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरू में बहुत सारे लोग क्या करते थे कि लोगों को अपनी ज़मीनें दे देते थे, एक बंधुआ मजदूर की तरह उनको रखते थे और उनसे कार्य करवाते थे और वो मुजारे होते थे। तो उस वक़्त समय के अनुसार उन्होंने देखा कि नहीं, कुछ लोग हैं वो गरीब से गरीब ही रह जाएंगे। लोग बहुत सारे ज़मीनें खरीद के अपने नाम करते थे जी। तो फिर उसमें लैंड फॉर्म टेनेंसी एक्ट का एक एनेक्टमेंट किया गया। उसमें फिर एक बाइफर्केशन की गई कि किस तरह से लैंडलॉर्ड है, कितनी वो ज़मीन अपने पास रखेगा, जो मुजारों को वो किस तरह से जाएगी, किस तरह से कितने यूनिट होंगे, कि परिवार कितने लोग हैं, तो उसमें मैक्सिमम किस तरह से क्या है। तो ये एक ऐसे है जिसको सोसाइटी सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती है और जैसे जैसे उसमें हमारे को दिखता है कि भी ये चीज़, अभी ये नई चीज़ आनी चाहिए, ये प्रोग्रेसिव है, इससे एग्रीकल्चर बढ़ेगा, इससे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कोई एक ही आदमी लैंड को ग्रैब ना करे। तो लैंड सीलिंग एक्ट आया, उसमें एक आपका कैप रख दिया कि इससे ज़्यादा जो है वो कोई भी आदमी जो है वो ज़मीन नहीं रख सकता। क्योंकि उससे क्या है कि भूमि सुधारों के बारे में सभी के पास एक ऐसा है कि कुछ ना कुछ भूमि रहनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी सारी की सारी भूमि जो है आपके कहीं इंडस्ट्रीज़ के लिए या हाउस के लिए वो हो। तो ऐसे भी कानून बनाए गए हैं जिसमें कि जैसे आपके टी स्टेट्स वगैरह हैं, तो इसका आप लैंड यूज़ चेंज नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर नहीं चेंज कर सकते हैं जी। तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिससे आप देखें कि भी बिल्कुल। और टेकचंद जी, जब हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू की, आप बात कर रहे हैं, या लैंड रेवेन्यू से जुड़े हुए जब भी मुद्दों की हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी सारे केसेस कोर्ट में चले जाते हैं और कई बार उनका जो एक कंटेंशियस इशू रहता है वो ये रहता है कि ये ज़मीन हमारी है, अगली पार्टी बोलती है ये ज़मीन हमारी है। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आप हाई कोर्ट के काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं और काफ़ी आपका एक्सपीरियंस रहा है, खासकर अगर हम बात करें, मतलब ये फील सो लकी कि रेवेन्यू से आपका नाम काफ़ी जुड़ा हुआ है, रेवेन्यू के काफ़ी सारे केसेस आप करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो लिटिगेंट्स आप भी देखते हैं और जो लिटिगेंट्स को भी सामना करना पड़ता है जब वो कोर्ट आते हैं? देखिए, जो सारे क्रॉप अप बेसिक डिस्प्यूट्स जो आज की डेट में हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि अब आपका जो सेटलमेंट है वो आपका रिवाइज्ड भी हो गया हुआ है जी। तो अब 2-3 सेटलमेंट हो चुके हैं, तो उस हिसाब से जो है वो नेचर और उसके बारे में बहुत ज़्यादा कम कंटेंशंस रह चुकी हैं। लेकिन जो आपके हैं वो है बाउंड्री डिस्प्यूट्स जी। इसको
हद सिकनी भी कहा जाता है। और इस तरह के जो नेचर्स हैं उसको डिसाइड करने के लिए चैप्टर 10 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में प्रावधान रखा गया है जी। तो उसमें क्या है कि जो आपका चैप्टर 7 है सेक्शन 107 HP लैंड रेवेन्यू एक्ट की, उसमें है प्रोसीजर कि अगर किसी कोई बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है जी। तो वो है आपकी डिमार्केशन। तो इस उसमें कि जो 2 या 2 से ज़्यादा जब कोई ओनर्स होते हैं उनकी जो बाउंड्रीज जॉइनिंग या अबट करती है तो वहाँ पे एक आदमी कहता है नहीं मेरा यहाँ से आगे है, दूसरा कहता है यहाँ तक है जी। तो उसमें क्या है कि बेस्ट थिंग जो कि अगर आप कोई काम करना शुरू चाहो, अगर मकान बनाना है, आपने कोई किसी प्रकार का इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है या आपने फेंस करना है जी। तो या आपने ऑर्चर्ड लगाना है, किसी प्रकार की भी डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले एक डिमार्केशन के लिए अप्लाई करें जी। और उसमें बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। एक साधारण एप्लीकेशन जाती है जिसमें जो भी ओनर्स एडजॉइनिंग अबटिंग होते हैं उनको एक उनके नाम लिखे जाते हैं और ये कहा जाता है कि जी मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि मैं इसको डेवलप करना चाहता हूँ या मैं इसको इस तरह से यूज़ करना चाहता हूँ और मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ कि कल दिन मेरे क्योंकि जो साथ के जो ओनर्स हैं उनके साथ कोई तकाजा ना रहे, कोई डिस्प्यूट ना रहे, तो मैं इसको अपनी बाउंड्रीज फिक्स करना चाहता हूँ ताकि मेरे को डिमार्केशन दी जाए जी। और इसमें जमाबंदी, मुसाबी और अगर आपका कहीं बीच में कोई मान लो किसी प्रकार का पार्टीशन हुआ है तो उसका इंतकाल, तो वो ततीमा, तो ये चीज़ें जो हैं सिर्फ ये चीज़ लगती है जी। और इसके बेसिस पे फिर वो जो है एप्लीकेशन आपके तहसीलदार मार्क करेगा और कंसर्न पटवारी और उसको कानूनगो को जाएगी जी। और वो सभी पार्टीज़ को मौके पे बुलाएंगे जी। पर शर्मा जी कई बार ये भी होता है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और अच्छा है कि आप थोड़ा सा हमें गाइड भी कर रहे हैं, थोड़ा आप हमें समझा भी रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि कुछ एप्लीकेशंस तहसीलदार के पास जाती हैं पर कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि डायरेक्ट कोर्ट में भी लगती हैं, तो क्या प्रॉपर्टी के हिसाब से इस प्रकार से एप्लीकेशंस लगती हैं? नहीं, ये देखिए वहाँ पे एक जो तो सिविल कोड का है उसमें आपके ऑर्डर 26 रूल 9 जी, उसमें लोकल कमिश्नर अपॉइंट करने का एक प्रावधान है। तो अदरवाइज़ जो बेसिकली जो आपका परव्यू है वो है आपका ज़मीन में जब भी अगर कोई करनी हो तो वो डिमार्केशन जो है रेवेन्यू ऑफिसर ही कॉम्पिटेंट है जी। अलबत्ता इसमें भी आप जो अगर रेवेन्यू कोर्ट में भी जाते हैं और वहाँ पे भी आप म्यूचुअली कंसेंट से किसी को भी लोकल कमिश्नर जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको उसके माध्यम से भी आप निशानदेही करवा सकते हैं जी। और डिमार्केशन का आपने जिक्र किया जिसको अक्सर निशानदेही भी कहा जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डिमार्केशन जब भी होती है अक्सर ये होता है कि सारी पार्टीज़ एट प्रेजेंट होनी चाहिए, पर कई बार हम देखते हैं कि पार्टीज़ मौके पे नहीं होती और तब जब वो डिमार्केशन हो जाती है तो एक पार्टी हमेशा उस डिमार्केशन को नहीं मानती और कहीं ना कहीं चैलेंज करती है। तो ऐसे मामलों में फिर कानून क्या कहता है? देखिए मौका तो एक बार तो देना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि शुरू में जब भी आपका कोई भी डेट फिक्स होती है तो पटवारी की मार्फत वैसे सम्मन दिया जाता है या टेलीफोन, आज की डेट में तो टेलीफोनिकली भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो एक बार या 2 बार मौका देके उसको फाइनलाइज किया जा सकता है जी। और शर्मा जी जब हम ज़मीन की बात करते हैं और जब हम रेवेन्यू एक्ट की भी हम बात कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट की भी हम बात कर रहे हैं, तो कहा यह जाता है कि ये ज़मीन सेल्फ एक्वायर्ड है, कई बार ये कहा जाता है कि ये पुश्तैनी ज़मीन है। तो मैं ये जानना चाहूँगी जो पुश्तैनी ज़मीन है या फिर सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन है इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? कौन सी ज़मीन है जो जिसको पुश्तैनी कहा जाएगा और उस पुश्तैनी ज़मीन में लोगों के क्या हक़ होते हैं और एक सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी होती है एक इंसान की उसमें क्या हक़ होते हैं? देखिए जो आपके खुद की पैदावार या खुद की बनाई हुई, खुद की परिश्रम से खरीदी हुई जी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है वो उसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। और दूसरी जो हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम ग्रैंडफादर टू फादर, 3 डिग्रीज इसमें आती हैं जी। तो अगर वो प्रॉपर्टी वहाँ से हमारे को इनहेरिटेंस में मिली है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो हिंदू लॉ में एक ऐसा है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है वो पार्सनरी राइट्स उसमें डिवॉल्व करते हैं, तो बाय बर्थ वो फ्लक्चुएट करते हैं। उसका जो अगर कोई नया
परिवार में कोई सदस्य आ जाता है तो शेयर कम हो जाता है जी, या जी। इस हिसाब से, तो उसमें उनके वो बर्थ राइट्स। जी, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि जैसे ही परिवार में और ख़ासकर पुश्तैनी प्रॉपर्टी में जब भी कोई पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका राइट आ जाता है, राइट एक्रू हो जाता है और कहीं ना कहीं आगे चल के वो राइट को डिवॉल्व भी कर सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे हैं पुश्तैनी प्रॉपर्टी की और जब हम बात करें सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, अक्सर हम कई बार ये सुनते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि महिलाओं का हक नहीं होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, मतलब खासकर बेटी की अगर मैं बात करूँ या पुश्तैनी प्रॉपर्टी में, तो इसमें कितना तथ्य है? देखिए, अब जो तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है उसमें अब 2005 जो अमेंडमेंट आई है हिंदू सक्सेशन एक्ट में है ये जी। तो इसके बाद देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सन एंड डॉटर। अब लड़कियों को बराबर का अधिकार दिया गया है और वो कुपार्सनर की डेफिनेशन में आते हैं। तो कुपार्सनरी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह से लड़की को उसके जो राइट्स हैं उससे महरूम नहीं किया जा सकता। जी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो वो तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, उसमें वो जो भी आदमी जैसे वो डील करना चाहे वह कर सकता है। जी शर्मा जी, जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी को जब आपको इस्टेब्लिश करना होता है तो आप जाते हैं और कहीं ना कहीं जब प्रॉपर्टी के ओनरशिप का जो कागज़ होता है उसको कहा जाता है जमाबंदी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये जो जमाबंदी है ये क्या चीज़ होती है और क्या क्या चीज़ें दर्शाती है, और अभी जो दर्शक आपको सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, तो वो जमाबंदी कैसे निकालें और कैसे जमाबंदी में वो देखें कि आप कैसे ओनर हैं, क्या आपका इसमें कोई कब्ज़ा है और क्या आपका कितना शेयर बनता है। और कई बार ये भी हम देखते हैं कि कई बार जमाबंदी में ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि इसमें क्या विरासत चढ़ी है, क्या इंतकाल हुआ है। देखिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो जमाबंदी का है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो जमाबंदी है ये आपकी जो खाना नंबर 3 है इसमें जो है वो ओनरशिप राइट्स आते हैं। जी। इसका एक सबसे पहले आता है, उसमें लिखा होता है खाता। तो जो खाता है वो पूरे मतलब कि लैंड का एक ओनर का एक खाता, एक रेवेन्यू जो स्टेट है जी। उसमें होता है। डिफरेंट अगर रेवेन्यू स्टेट्स हैं तो डिफरेंट खाता एक आदमी के हो सकते हैं। तो उसके बाद जो है नंबर 2 पे आती है खतौनी। खतौनी में आपका पोजेशन होता है। मान लो बहुत सारे लोग हैं या एक ही भी आदमी है लेकिन वो मालिक तो है पर कब्जे में किसी और का है, तो वो खतौनी नंबर 2 में जो है वो ये दर्शाएगी खतौनी, क्योंकि एक खाते में डिफरेंट खसरा नंबर्स हो सकते हैं। तो उसमें जो डिफरेंट खसरा नंबर हो सकते हैं, हो सकता है 5 खसरा नंबर है, 4 में मालिक काबिज हो, 5वें में कोई और हो। तो जो उसकी अलग अलग अगर वह उसी हिसाब से खतौनियाँ बनेगी खेतों की नंबर की खसरा नंबर की, तो वो उसमें खतौनी में कब्जा जो एज पर फैक्चुअल पोजीशन है वो दर्शाया जाता है। जी। और आपकी 3 में ओनरशिप की एंट्रीज इनकॉर्पोरेट होती है। नंबर 4 में आपके पोजेसरी जैसे कब्जा कास्ट स्वयं, यानी कि ओनर का ही या उनके जो को ओनर्स है उन्हीं का है जी। या कब्जा मार्फत बयान, कोई अगर कोई ओरल सेल हुई है तो उस हिसाब से, या मुर्तहन जो मॉडगेजी, अगर मान लो मॉडगेजी है या टेनेंसी है तो कब्जा गैर मोरसियान जी। तो इसी हिसाब से जो नेचर है उसका। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं इनका अगर ओरिजिन हम देखें तो ये फ़ारसी या फिर अरबिक वर्ड्स को काफ़ी यूज़ किया हुआ है इसमें। हाँ, शुरू से लेके जैसे चलता था उर्दू का काफ़ी प्रचलन रहा है खास करके रेवेन्यू में। जी। तो इस वजह से अब तो खैर जी। तो शर्मा जी, जमाबंदी की जब हम जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आप ओनरशिप को दर्शाता है, ये एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी है, तो जमाबंदी हम कैसे निकाल सकते हैं? क्या हमें पटवारी के पास ही जाना पड़ेगा या आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो कागज़ है वो क्या कह रहा है? अभी तो देखिए, अब तो गवर्नमेंट ने जो है इसको सारे का सारा जो है फीड कर दिया, कंप्यूटराइजेशन हो गया और ये पोर्टल्स में दे दिया है। तो अब आप किसी भी लोक मित्र के अंदर से, और ऐप है एक जी, हिम भूमि ऐप के नाम से है, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से वैसे ही फॉर्मेट्स हैं। उसमें आप जाएंगे, खाता नंबर अगर आपको पता है वहाँ से नहीं है, खतौनी नंबर या खसर नंबर वो भी नहीं है, तो अपने नाम से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको रेवेन्यू विलेज जो है मोहाल या मौजा जिसे कहते हैं उसका ज़रूर पता होना चाहिए। तो उसमें जैसे आपके मान लो राजेश हैं तो राजेश सन ऑफ उधर सारे के सारे वो दे देगा कि ये इस खाते में है। जब आप निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि ये इससे रिलेटेड है। जी। तो बाकी जो एंट्रीज उसमें होती हैं, कभी कोई चेंज हुई हो
तो एक लास्ट का कॉलम होता है कैफियत खाना। जी उसमें कभी भी कोई व्यय हुई है या कोई म्यूटेशन चढ़ना इनहेरिटेंस का है, लीज का है, लाइसेंस है, गिफ्ट है, तो सारी की सारी पहले जो है वो उसकी एंट्री वहाँ पे जाती है। जी तो उसकी अगर कई बार क्या है कि वो शॉर्ट नोट ही होता है, इंतकाल नंबर 35 उसमें लिखा होता है व्यय। जी अब वो किसने किया है, क्या किया है, तो फिर वो हमारे को अगर उसमें एंट्री पूरी नहीं है तो फिर पटवारी के पास जाना पड़ेगा और उसको लाल स्याही से एक नोट डलवाना पड़ेगा कि ये प्लीज़ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जी ये कैसे आया इसमें, तो वो विद डेट एंड उसमें सारे पर्टिकुलर्स आ जी। जाएंगे। शर्मा जी, जब हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू की, तो सबसे बड़े जो डिस्प्यूट्स हम वो देखते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी में, या फिर जब फैमिली पार्टीशन किया जाता है, या फिर जिसको हम तकसीम कहते हैं, जब वो किया जाता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्प्यूट्स तब आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम जॉइंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम एंसेस्ट्रल जॉइंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जहाँ बहुत सारे भाई होते हैं, या फिर भाइयों की ज़मीन जब आगे डिवॉल्व होती है, तो उसमें कौन कौन से ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो लिटिगेशन हो जाती है, किन मुद्दों पे हो जाती है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपने शुरुआत में भी जिक्र किया कि कब्ज़ा स्वयं या काश्त एंड कब्ज़ा, हम अक्सर ये देखते हैं और बहुत सारे हमारे दर्शक इस चीज़ से वो एग्री भी करते होंगे, कई बार ये होता है कि 3 भाइयों की प्रॉपर्टी होती है, एक भाई कहीं बाहर रहता है, तो या 2 भाई कहीं बाहर रहते हैं, एक भाई गांव में होता है, और कहीं ना कहीं काश्त कब्ज़ा उसके नाम पे होता है। तो जब काश्त कब्ज़ा उसके नाम पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसको ये लगता है कि ये मैं कंप्लीट ओनर हूँ और आई कैन डू विद द प्रॉपर्टी, मैं अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता हूँ। तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वैसे तो सेटल लॉ है कि पोजेशन ऑफ वन ओनर इज पोजेशन ऑफ ऑल। जी। तो अगर कंप्लीट आउस्टर नहीं है तो सभी का कब्जा माना जाएगा। अगर मान लो सेटलमेंट के दौरान किसी एक आदमी का लग भी जाता है तो वो उसका राइट, पोजेसरी राइट तो उसमें रहेगा। और वो क्या होता है कि जब भी आपकी पार्टीशन, रेगुलर पार्टीशन कहे या कानूनी पार्टीशन कहे, या जब भी चलती है कार्रवाई, तो उसमें पोजीशन को रिस्पेक्ट दी जाती है। जो जहाँ पे सेटल है उसको, उसके साथ, या मकान है उसके साथ की ज़मीन उसको अलॉट होती है। जी। तो उसके बाद क्या है कि अगर सपोज़ करो किसी आदमी के पास अपनी जो उसका शेयर है उससे ज़्यादा ज़मीन है तो उसको वो छोड़नी पड़ेगी। जैसे जब आपका पार्टीशन होता है तो उस वक्त उसको छोड़ना पड़ता है। जो पार्टीशन है इसमें आपके लैंड से रिलेटेड जो है वो कॉम्पिटेंसी रेवेन्यू ऑफिसर्स की, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या तहसीलदार, नायब तहसीलदार कह सकते हैं इनको, उनकी आती है। और अगर मकान, सपोज करो मकान वगैरह है तो उसमें सिविल कोर्ट उसको पार्टीशन कर सकता है। जी। जहाँ तक आपकी ये चीज़ है कि चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कब्जा किसी का स्वयं में नहीं भी है, तो उसमें भी क्या है कि आपकी जिस वक्त मोड ऑफ पार्टीशन तैयार होता है तो उससे पहले जो है एक फ़र्द कब्जा बाद वो उसकी रिपोर्ट फील्ड से मंगाई जाती है कि जी आप जाएं और मौके पे देखें कि क्या कॉन्ट्रेरी कोई एंट्रीज तो नहीं है, और मौके पे कब्जा किस तरह से उनका है। तो वो बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि जब आप फील्ड पे दोबारा फाइल भेजते हैं तो वो उसी कब्जे के मुताबिक जो है मैंडेटरीली जो है वो पार्टीशन किया जाता है। छोटा मोटा जो जैसा भी है जिसके पास कमी पेशी पूरी करके उसको सेटल किया जाता है। जी। जॉइंट प्रॉपर्टी की जब हम जिक्र करते हैं, और आपने कहा भी कि पोजेशन ऑफ वन इज़ पोजेशन ऑफ ऑल, अगर एक व्यक्ति उस पर काबिज है तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए उसको पोजेस कर रहा है, और अगर कोई व्यक्ति वहाँ रह भी नहीं रहा तो ये नहीं माना जाएगा कि ये उस प्रॉपर्टी से उसको बेदखल कर दिया जाता है या उसका कोई कब्जा वहाँ पर नहीं होगा। पर कई बार शर्मा जी हम ये भी देखते हैं कि जब हम जमाबंदी को देखें या और रिकॉर्ड्स को हम देखें तो उसमें कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम उसमें रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट करते हैं जिनकी बहुत पहले डेथ हो चुकी है। और ऐसे मामलों में फिर जब एक व्यक्ति हर चीज़ को पोजेस कर लेगा या को शेयर होल्डर से ज़्यादा को पोजेस कर लेगा, तो फिर आप ऐसे व्यक्तियों को क्या सलाह देंगे? देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपकी अगर एक सेक्शन 107(8) एविडेंस एक्ट का है जी। अगर किसी आदमी को जो आम आदमी देख सकते हैं, मिल सकते हैं, जिससे बातचीत कर सकते हैं, जो उनके साथ रह सकते हैं जी, तो अगर ऐसे आदमी को पिछले कोई 7 साल से ज़्यादा ना देखा, ना कहीं उनके बारे में सुना, ना बातचीत की, तो ऐसे आदमी को ये समझा जाएगा कि वो सिविली डेड है। जी। तो उसके लिए क्या है कि एक सिविल सूट करना पड़ेगा कि जी ऐसे करके ये आदमी ऐसा था, इतने सालों से इसकी, अब मान लो आप जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि 80 साल पहले
एक एंट्री है, उसके बाद उसकी विरासत ही कोई नहीं चढ़ी। तो अब यूजुअली हमारी जो लाइफ स्पैन है वो 65 साल है, 70 साल है। तो अगर वो 80 साल पहले 20 साल का था तो आज 100 साल का होगा जी। तो उस दिशा में क्या है कि ये प्रशंसा होगी कि अब शायद वो जीता है कि नहीं, उसके बच्चे हैं कि नहीं है। तो उसमें उसके जो रिलेटिव्स हैं जी। जो रिविजनर्स हैं जिनको प्रॉपर्टी डिवॉल्व होनी है, तो वो क्या है कि डिक्लेरेशन का दावा कर सकते हैं कि जी ऐसे ऐसे करके, तो उनको वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी जी। कि जी ये यहाँ से इतने साल पहले गए थे। उसकी एक रपट भी आप पुलिस में जब गए तो करवा सकते हैं कि जी मिसिंग रिपोर्ट। जी। तो मिसिंग रिपोर्ट के साथ फिर वो क्या है कि पुलिस वाले उसको दर्ज करेंगे, उनका अपना एक खुफिया एक तंत्र होता है, वो तहकीकात भी कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि फिर वो जनरल पब्लिक पार्टी बनती है, अखबारों में देना पड़ता है कि भाई कोई आदमी अगर इसके बारे में ऐसा ऐसा करके ये डाला गया है जी। तो अगर वो आप प्रूव कर देते हैं उसमें कि नहीं अब ये वाकई में इसको कोई ना पैरवी कर रहा है ना कुछ है, तो वो जो जिसके उसके लीगल एयर्स जैसे शेड्यूल 1 और 2 जो सक्सेशन एक्ट का हिंदू में है, अदरवाइज जो अपने किसी और अगर धर्म से भी कोई ऐसा होता है तो उनके जो सक्सेशन राइट है उसके तहत तो जो आगे लीगल हेयर्स आएंगे उनको वो उस शेयर के हिसाब से डिवॉल्व हो सकती है। बट सिविल कोर्ट की डिग्री लेना इस पे मैंडेटरी है। रेवेन्यू वाले इसमें नहीं कर सकते, इसको कोई चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप एफिडेविट दो चाहे एप्लीकेशन दो जी। ये सिविल कोर्ट की डिग्री ही उसमें इफेक्टिव और बाइंडिंग हो। जी शर्मा जी, जब जॉइंट को शेयरर्स की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जब कोई जॉइंट प्रॉपर्टी होती है उसमें बहुत सारे को शेयरर होते हैं, तो कहीं ना कहीं अक्सर जो कंटेंशन होता है, बोन ऑफ कंटेंशन, वो ये होता है कि एक व्यक्ति ये क्लेम करता है कि बिना मेरी एनओसी के या फिर मेरे शेयर से ज़्यादा के शेयर पे अगले बंदे ने कब्जा कर लिया या उसने कहीं ना कहीं उसके ऊपर काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिए जो कि अनऑथराइज्ड है या फिर अपने शेयर से ज़्यादा कर दिए। तो ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है, क्या एक को शेयर होल्डर को दूसरे को शेयर होल्डर से एनओसी की ज़रूरत है जॉइंट प्रॉपर्टी में? बिल्कुल, ये तो ऐसा है कि बेसिक लॉ जो है जैसे पोजेशन ऑफ वन पोजेशन ऑफ ऑल, तो उसमें भी है कि जब तक अनटिल अनलेस जी कोई आपकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी पार्टीशन ना हो तो जो कोई भी को ओनर जो है उसको एक्सक्लूसिवली डेवलप नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो एक्सक्लूसिवली डेवलप करने लग जाएगा तो इट विल बी टेंट अमाउंट टू फोर्स्ड लीगल पार्टीशन। फिर अगर उसने मकान बना दिया और दूसरे लीगल ने उनको नहीं रोका तो ये समझा जाएगा कि उसमें जितने भी जो दूसरे को ओनर्स हैं वो उसको बनाने के लिए उन्होंने कंसेंट दे रखी है, और वो जो अपने शेयर से अगर उसने ज़्यादा भी बनाया है तो फिर वो इन टर्म्स ऑफ मनी जो लैंड की वैल्यू होगा उसके तहत ही वो उनको कंपनसेट करेगा जी। अदरवाइज जो मकान जो बन गया है वो इलीगल या अनऑथराइज्ड या एनक्रोचमेंट नहीं मानी जाएगी जी। और सबसे बड़ी जब इशू की हम बात करते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन की हम बात करते हैं, खासकर रेवेन्यू से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उसमें ये होता है कि जब भी एक विरासत दूसरी विरासत में जाती है, कहीं ना कहीं जब जो लैंड है वो डिवॉल्व करती है तो हम कहते हैं कि कई बार वो विल से भी डिवॉल्व होती है। तो विल का क्या रोल है और विल से किस प्रकार से लैंड आगे जाती है? देखिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसके तहत जो आपका रेगुलर नेचर ऑफ सक्सेशन है, अब तो उसमें ऐसा आज की डेट में आपने देखा होगा कि बच्चे हैं जी, वो कहीं पढ़ाई लिखाई या उससे कहीं बाहर चले जाते हैं अपनी नौकरी करने या बिजनेस के लिए बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स के देखभाल नहीं करते, उसमें जो है उनके जो नियर अदर रिलेटिव्स हैं वो बहुत उनकी देखभाल करते हैं, प्यार है, लव है, अफेक्शन है, तो किस तरह से वो हेल्प भी करते हैं या उनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाया होता है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से नेचुरल सक्सेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है। तो विल एक ऐसा मोड है, या आदमी ये चाहता है कि मेरे बच्चों के पास काफ़ी है, मुझे कुछ अपने जो दूसरे रिलेशन में भी है या कोई ऐसा ट्रस्ट भी खोलना है, उनको भी देखना है ताकि वो इक्विटी हो, थोड़ा सा ही राइज हो, या बच्चों में भी है, एक बच्चा है वो अच्छी नौकरी में लग गया, दूसरा घर पे ही है, उसको थोड़ा अच्छे कोई आय के साधन हो जाएं, उसके बच्चे ठीक पल जाएं, तो वो क्या है कि अपने हिस्से से 50% के हिस्से से उसको 70 दे दिया, और ये मतलब कि विल करने के बड़े ऐसे सर्कम। पर कहीं ना कहीं विल आपको लीगली करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाके ही विल करेंगे, क्योंकि कई बार हम ये भी सुनते थे कि लोग कच्चे कागज़ पे साइन कर देते थे और कहते थे कि ये विल है। देखिए जहाँ तक तो विल का प्रश्न है, आपकी ओरल टेस्टामेंट्री भी है जी, पर वो प्रूव करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन हम्म, जो आपकी वैसे है, अगर इन बिना रजिस्ट्रेशन के भी गुड है, जी और अगर उसको रजिस्टर्ड किया जाए तो बहुत ही अच्छा काम है और जी। उसको प्रजम्पशन दी जाती है। जी। टेकचंद चलमा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।